नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा चौहान राज अपनी लघु कथा के साथ प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम मैं आरणी समूह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करके और हम सभी को एक मंच दिया है और अपनी लघु कथाएं प्रस्तुत करने का। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के साहित्य से, एक दूसरे के गुणों से, एक दूसरे की विधाओं से परिचित होने का एक बहुत बड़ा मंच दिया हुआ है। इसके लिए मीनू जी और उनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं डॉक्टर सुधा चौहान राज इंदौर से हूँ, एक वरिष्ठ साहित्यकार हूँ। अपनी लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है पगली। मैं अपनी लघु कथा का पाठ दो तरीके से करूँगी। एक लघु कथा पढ़ूंगी और दूसरा लघु कथा सुनाऊंगी। पहले मैं लघु कथा सुनाऊंगी, उसके बाद लघु कथा का पाठ करूंगी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है पगली। वह एक छोटा सा बस स्टैंड था जहां छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर एक बैठने की जगह बना ली थी। वह चाय पी ही रहा था कि इतने में एक पीछे से आवाज आई, झंडा ऊंचा रहे हमारा। उसने मुड़ के देखा। वह एक औरत थी। उसके कपड़े फटे पुराने मैले कुचैले थे। उसे देखकर लग रहा था वह कई दिनों से नहाई भी नहीं है। किसी ने पूछा, यह कौन है? चाय वाला बोला, अरे बाबूजी, इसकी भी बड़ी दुख भरी कहानी है। 3 साल पहले गांव में धूमधाम से ब्याह के आई थी। अभी इसका पति से आमना सामना ही हुआ था कि बुरा हो इन पाकिस्तानियों का, न जीते हैं न जीना देते हैं। खबर आ गई कि लड़ाई छिड़ गई। इसके पति ने इसे एक झंडा देकर कहा, मैं देश की सेवा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए जा रहा हूँ। तुम इस झंडे को अपने पास रखना और मैं पुनः आऊँगा और तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्दी ही आऊँगा। बस फिर क्या था, वो चला गया। 1 साल तक कोई उसकी अतर खबर नहीं आई। फिर घर वालों ने मान लिया कि वो शहीद हो गया। इस बेचारी का मायके में कोई था नहीं और ससुराल वालों ने इसे मनहूस कह के घर से निकाल दिया। तब से यह बेचारी रोज ही बस स्टैंड पर आ जाती है और झंडा ऊंचा रहे का नारा लगाती रहती है। धन्यवाद। यह एक विचारणीय प्रश्न है। अब मेरी सारी लघु कथाएं हमारे आसपास से उठाई हुई हैं। लघु कथा बहुत संक्षिप्त, सारगर्भित और पंच करती हुई होना चाहिए। लघु कथा गरम तवे पे पानी की बूंद की तरह होती है जो सुनने वाले के दिल में छनछनाहट पैदा कर देती है। वही लघु कथा है जो कुछ प्रेरणा देकर जाए, कुछ शिक्षा देकर जाए। प्रयास तो मैंने भी किया है, लेकिन कितना सार्थक हुआ नहीं कह सकती। मेरी दूसरी लघु कथा है सब चलता है। राम मनोहर एक बड़े ठेकेदार थे। बी ग्रेड के ठेकेदार होने के नाते उनका बहुत जगह काम चल रहा था, कई जगह साइट पर काम हो रहा था। उनका बेटा अभी अभी इंजीनियरिंग करके घर वापस आया था। आज वह पिता के साथ साइट पर काम देखने आया था। पिता ने कहा, बेटा देख लो, आगे तुम्हें भी यही करना है, देखो काम कैसे होता। लड़का गौर से सारा कुछ देख रहा था। 2-3 जगह मसाला बन रहा था मशीनों से। वह बहुत देर तक खड़ा खड़ा देखता रहा। उसके बाद वह बोला, पापा, ये तो रेशियो से माल कम बन रहा है, इस काम में तो कोई गुणवत्ता नहीं है, ऐसे में तो कभी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। पापा बोले, बेटा बड़े काम में सब चलता है, अभी तुम छोटे हो। और उसकी पीठ फिराकर, हाथ फिराकर बोले, ठीक है अभी तुम घर जाओ। चूँकि बेटा आज्ञाकारी था इसलिए घर चला आया। लेकिन उसके मन में मंथन चलता रहा कि किस तरीके से ये गलत काम हो रहा है।
अभी कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन उसके पिता घर आए और सोफा पर धम्म से बैठ गए। एक गिलास पानी मंगाकर घूंट घूंट पानी पीने लगे, बार बार माथा मसलने लगे। क्या हो रहा है? लड़के ने देखा पिताजी बहुत परेशान हैं। पूछा, पापा क्या हुआ, आप क्यों परेशान हो? वह बोले, अरे बेटा क्या बताऊं, दो मिस्त्री 1 लाख रुपए लेके भाग गए, इसलिए परेशान हूँ, बैठे ठाले नुकसान हो गया। लड़के ने गौर से उनकी तरफ देखा और बोला, पापा बेईमानी की कमाई में कहीं ना कहीं तो जाना ही था, और आप तो बड़े ठेकेदार हैं, सब चलता है। नमस्कार, यह मेरी दूसरी कहानी थी। शायद हाँ, चलिए अब मैं अपनी तीसरी कहानी का आरंभ करती हूँ। तीसरी कहानी का शीर्षक है झंडे का दिन। यह मेरी आंखों देखी बात है। लघु कथा जो मैंने लिखी है सही है। मेरे घर के आगे एक मल्टी बन रही थी, बहुत बड़ी, करीब हाई राइज बिल्डिंग बन रही थी 10 मंजिल की, जहाँ पर मजदूर झोपड़ी डालकर रहते थे जो उसमें काम करते थे। उनके बच्चे दिन भर खेलते रहते थे। मैं सुबह सुबह वॉक करने के लिए उतनी दूर तक जाया करती थी। वह 26 जनवरी का दिन था। मैंने देखा एक बच्चा हाथ में झंडा लिए और अपनी साइकिल भगाता 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 दौड़ा चला जा रहा है। वह झोपड़ी के बस्ती के पास जाके बोला, अपनी मजदूर बस्ती के पास जाके बोला, आओ आओ आओ, सब लोग आओ, लाइन से आओ। और उसने अपनी साइकिल खड़ी करी और हैंडल में वो झंडा, इतना छोटा सा झंडा, खोस दिया और सब लोगों को बोला चिल्ला के, आओ आओ आओ। सब बच्चे दौड़ के आए, कुछ बड़े लोग भी आ गए। मैं बड़े कौतुक से उसकी बातें सुन रही थी, देख रही थी कि ये क्या करने वाला है। उसने सारे बच्चों से कहा, लाइन से खड़े हो जाओ। सारे बच्चे लाइन में खड़े हो गए और उसने बड़ी संवेदना के साथ, देश प्रेम के साथ ओतप्रोत होते हुए जनगण गाना शुरू कर दिया, बिल्कुल खड़े होके। और बाकी लोग भी आके खड़े हो गए, उसकी झोपड़पट्टी के जितने भी मजदूर भाई थे। मैंने देखा, मैं उसके देश प्रेम के प्रति नत हो गई और मैं भी उन मजदूरों के पीछे जाकर खड़ी हो गई और जनगण मन का गान करने लगी। धन्यवाद। ये मेरी तीसरी लघु कथा थी। अब मैं लघु कथा का पाठ करूंगी। मेरी लघु कथा का शीर्षक है असर। रीना और रोहित को शादी को 12 साल हो गए थे। वह प्यारे प्यारे 2 सुंदर सुंदर बच्चों के माता पिता थे। 7 साल की बेटी मीना और 9 साल के मोहित उनके बच्चे थे। लेकिन इतना होने पर भी रीना और रोहित बच्चों की तरह बार बार लड़ते थे। अरे रीना, तुमने मेरा नाश्ता नहीं लगाया, जल्दी करो। बस अभी लाई। मोहित और मीना के टिफिन लगा दूं? अरे यार, तुमसे कितनी बार कहा है कि पहले मेरा काम किया करो, पर तुम हो कि सुनती ही नहीं। मैं रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ो और जाकर अपनी माँ के घर पर आराम से रहो। मैं 100 बार कह चुका हूँ कि मैं अकेला रहना चाहता, पर नहीं, तुम तो जोंक की तरह रोज मेरा खून पीकर खुश हो रही हो। हर रोज का यही तमाशा था, हर रोज का यही नाटक था। कभी रोहित रूठ कर चला जाता तो कभी रीना बिना कुछ खाए पिए आंसू पोंछती ऑफिस चली जाती। रोज रोज की इस नोक झोंक का असर दोनों बच्चों पर पड़ रहा था। माता पिता को तो अपनी लड़ाई और अपने अहम से फुर्सत ही नहीं थी कि बच्चों की मनोदशा को भी समझें। वे दोनों बच्चों को आपस में बहुत लड़ाई करते और डांट खाते थे। आज छुट्टी का दिन है। रोहित पेपर पढ़ रहा था और मीना रसोई में नाश्ता बना रही थी।
तभी मोहित रोता हुआ आया और बोला, मम्मी, मैं मीना से रोज रोज की मीना की चिक चिक से तंग आ गया हूँ। अपनी बहन के लिए बोला, मैं रोज रोज के इन झगड़ों से तंग आया हूँ। अब मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आप इसे हॉस्टल पहुंचा दो या नानी के घर भिजा दो, नहीं तो मैं किसी दिन इसकी जान ले लूंगा। 9 साल के मोहित की यह बातें सुनकर रोहित और मीना हक्के बक्के से एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसी शिक्षाप्रद कहानी। अगली कहानी है, ऐसी होती है माँ। शादी के 15 साल की बात है। एक बार मैं पारिवारिक विवाद के कारण बहुत ही कठिन परिस्थिति में फंस गई थी, इसलिए उदास और परेशान थी। उसी समय माँ का फोन आया। मैंने अपने आप को संभाल कर उनसे कहा, हेलो माँ, आप कैसी हैं? वह बोली, बेटा क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैंने झट से कहा, नहीं माँ, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह बोली, नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो बेटी। मैं माँ हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ ही नहीं, दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही है। बताओ क्या हुआ? उनकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, पर मैं कुछ भी कह के उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, इसलिए कड़ा दिल करके कहा, माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अकारण चिंता करना छोड़ दीजिए। इस तरह कुछ न बोलकर मैंने फोन रख दिया। अब मैं आश्वस्त थी कि माँ को मेरी मनोदशा का कुछ भी पता नहीं चला है। यह मेरी भूल थी, शायद यह मेरी भूल थी, क्योंकि सुबह 6 बजे जब डोर बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो माँ मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। माँ मेरे दरवाजे पर। धन्यवाद। मेरी लघु कथाएं आशा है आप सबको पसंद आएंगी। अब मैं